हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज हम अपनी इस सेकंड बुक का, कुछ बच्चे इसको थर्ड बुक बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस बुक का हम अपना चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, है ना। चैप्टर नंबर कौन सा है राजे? ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। बच्चे देखो, जो इस बुक के पहले 2 चैप्टर है आपको स्कूल में नहीं कराए जाते। हाँ, फिर भी कुछ टीचर जिनको पढ़ाने का मन करता है ना, वो चैप्टर नंबर 1 1-2 क्लास लगा के थोड़ा बहुत आपको करा देंगे। बट जो चैप्टर नंबर 2 है, जो आज हम करने वाले हैं, ये ना किसी ट्यूशंस पे होने वाला और ना ही किसी स्कूल में होने वाला बेटा। तो इस चैप्टर को आप आज ही पढ़ रहे हो और मैं रिपीट नहीं कराने वाला आपको। आज ये चैप्टर आपने पढ़ना है, कल आपका टेस्ट है। कल मैंने बच्चों को उल्टा डाल देना है पंखे पे अगर आपने अच्छा टेस्ट नहीं किया। ये सारा थ्योरेटिकल है, इसलिए आपको मैं बिजनेस नहीं कराऊंगा आज, इसी को करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि ये भी बहुत थ्योरी है, साथ में बिजनेस आपसे नहीं हो पाएगी। इस चैप्टर को करते हैं। सुनो जी, सबसे पहली बढ़िया बात इस चैप्टर की, इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। होता है ना होमवर्क में 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं, कोई होमवर्क नहीं है। इस चैप्टर का होमवर्क क्या है? सिर्फ ये खुद चैप्टर है। और बच्चे, आज आपके पास 24 आवर्स होंगे इस चैप्टर को करने के लिए। अगर आप सब मुझ पे बिलीव करते हो तो मेरी एक बात सुनना, इस चैप्टर में से 4 नंबर का पेपर आना ही आना है। आज के बाद आप इस चैप्टर को कभी पढ़ भी नहीं पाओगे। आप जितना मर्जी इसके लिए टाइम निकाल लेना, आप पूरा अकाउंट्स 10 बार पढ़ सकते हो, पर यह चैप्टर आप कभी भी नहीं उठाओगे। आज उठा लिया तो चैप्टर हो गया। अगर आप लोगों ने आज नहीं किया ना बेटा, तो ये चैप्टर हो नहीं पाएगा। और मैं सच बता रहा हूं, इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसको नहीं किया, चाहे अलार्म लगा लो, हाथ पे लिख लो, माथे पे लिख लो, इस होमवर्क को भूलना नहीं आपने। छुट्टी कोई कल मारे ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, सोचते हैं अकाउंट्स में, करते नहीं। बेटा देखो, एक टाइम था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते थे, तब इस चैप्टर की इतनी वैल्यू नहीं थी। पर बच्चे, आप सब जानते हो, आज के टाइम में आपको थ्योरी पोर्शन भी आता है, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो बेटा, अगर आपने नहीं किया तो आपके 3-4 नंबर चले जाएंगे। मैं चाहता नहीं। अगर मैं आपको स्पेशल एक क्लास दे रहा हूं इसकी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना एफर्ट्स पे लगाओगे। ठीक है बच्चे, चैप्टर का नाम है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? एनालिसिस छोड़ दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। जैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड नोट्स टू अकाउंट, ये सारी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसको एनालाइज करना, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बच्चे, एनालाइज क्यों करते हैं? मेरे को एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्या मैं बिना कुछ देखे इन्वेस्ट कर दूंगा या पहले उस कंपनी को चेक करूंगा? चेक कैसे करूंगा? क्या मैं हथौड़ा लेके जाऊंगा, कंपनी की दीवार चेक करूंगा कि मजबूत है या नहीं? मैं चेक करूंगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट्स में है या कंपनी लॉस में है, कंपनी के सिर के ऊपर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना ओनर्स का पैसा है, कितना बाहर के लोगों का पैसा है, ये सब कुछ एनालाइज करना होता है। तो बच्चे, जब हम कंपनी के फाइनल अकाउंट को एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसको हम इंटरनल पर्सन भी, कंपनी का ओनर भी एनालाइज कर सकता है, कंपनी के एम्प्लॉइज भी, वर्कर्स भी, मैनेजमेंट भी, और आउटसाइडर, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही है। बच्चों देखो, आपको याद है हम एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते थे, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, कंपैरेटिव
वो भी क्या है, हम एनालाइज कर रहे हैं कि कंपैरेटिव में क्या था, लास्ट ईयर कितनी एसेट थी, आज कितनी है, प्रीवियस और करंट ईयर को आपस में एनालाइज करते हैं। तो बच्चे कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी क्या है, एनालिसिस है एक तरह से। कॉमन साइज भी क्या है, एनालिसिस है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं क्या एनालाइज करते हैं कि सिंगल टोटल एसेट के कंपैरेटिव में ये एसेट कितने परसेंट है, रिवेन्यू के कंपैरेटिव में ये एसेट कितने परसेंट है, वो भी क्या है, एनालिसिस है बच्चे सारी। हाँ है ना। तो बच्चों हो सकता है आज आपको मैं ना दिखूं, मैं बैठ के पढ़ाने वाला हूं चैप्टर, ठीक है जी, पर आप सबने वीडियो ऑफ नहीं करनी, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। देखो जी, आप सब अपने पेन निकाल लो, क्या कहते हो, बस पूरी सेटिंग शूटिंग खराब से हो जाएगी। हाँ जी बेटा, आने रहा ना, अभी आएगा, फिर अरुण ने मेरे अंदर भी वो जगा दी है, ठीक है। बेटर, बेशक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी बेटा, निकाल लो जी, कोई बात नहीं, पेन चाहिए बस मुझे, ठीक है बच्चों, आगे शक्ल, ठीक है, आ रहा है सब कुछ बढ़िया, चलो जी। हाँ बच्चों, हौसला मिल जाएगा ना, सर बैठे हैं, गुड। देखो बेटा, इस चैप्टर में ना मैं आपको ऐसी ट्रिक्स, मतलब इन द सेंस कुछ चीजें बताऊंगा कि आपके दिमाग में तभी फिट हो जाएंगी वो बातें, हाँ ना। तो जो मैं बताऊंगा आपको लगेगा सर ने काम की बात बताई है, तो जरूर उसको नोट कर लेना, जिसको बोल रहा हूं अंडरलाइन वो अंडरलाइन करना, ठीक है जी। इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप एनपीओ पढ़ते हो, एडमिशन रिटायरमेंट, उसी, देखो बच्चे आपका सिलेबस ही है ये, कोई बीकॉम का नहीं है, +1 का नहीं है, आपकी बुक का ही चैप्टर है, उतना ही सीरियस होकर पढ़ना जितना आपने पहले किया है। कि देखो इस बुक के 2 चैप्टर हुए, दोनों टिप्स पे है ना, तो क्यों ना इस चैप्टर को भी टिप्स पे करके सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे, है ना। चलो जी, निकालो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो बच्चे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, हाँ ना। जब हम उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आने वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि ये एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, इसको एनालाइज करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम सिस्टमैटिक वे से एनालाइज करते हैं, जो एनालिसिस की प्रोसेस होती है ना, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पढ़ते हैं बच्चे फर्स्ट लाइन चैप्टर नंबर 2 की, लिखिए ना मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको अंडरलाइन करो पहले, मीनिंग को क्या है। कहता पहली 2 लाइन पढ़ो, कहता एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना क्या है, इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हरनूर कौर जी मिला नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, आप इसकी बुक देखो समझ जाओ, अंडरलाइन में बाद में कर दूंगा आपकी बुक, ठीक है। खुशी से अंडरलाइन कर रहे हो। वो कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड। बच्चे देखो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए ही एनालिसिस होती है, तो इसको बोलते हैं टू अंडरस्टैंड। और समझने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे डिसीजन लेने हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं ना करूं, कंपनी में काम करूं ना करूं, एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। हम इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। समझ आ गई। पहली 2 लाइन पढ़ लो, इसको याद भी करना है आपने, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ सकते हो। हाँ जी, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट पेज निकालो, बस इस पेज से यही पढ़ना है। देखो जी,
अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पिछली बार बच्चों ने कहां पे गलती की थी बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल्स टेक्निक्स, इसको आप टूल्स भी कह सकते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या टूल्स हैं क्या टेक्निक्स हैं, है ना बेटा। देखो बच्चे का मजे की बात, पिछली बार ना मैं बच्चों को ना पूरा साल समझाता रह गया कि बच्चे दोनों का मतलब सेम है, टूल और टेक्निक कोई अलग बात कहता रह गया बच्चों को। मैंने बच्चों को टेस्ट फ्रेम किया, ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाला टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिया, बच्चों को टिप्स पे चैप्टर था ये वाला, और फिर 3 क्वेश्चन छोड़ के मैंने डाल दिया टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बच्चों को लगा कि सर ने अलग अलग डाल रखा है तो ऑब्वियसली अलग अलग है, और बच्चों ने कोई और आंसर चिपका दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो, अच्छे अच्छे बच्चों ने गलती करी, कोई 1 या 2 स्टूडेंट ऐसा था जिसने परफेक्ट टेस्ट दिया, उसने टूल एंड टेक्निक में सेम आंसर लिखा, तो आपको पहले बता दिया, आपके साथ भी कल ये होगा। तो इसलिए टूल और टेक्निक एक है। तो कितने टूल है बच्चे? 4 टूल है, और 4 टूल कौन कौन से हैं? चारों टूल इस बुक के चैप्टर है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका चैप्टर नंबर 4 क्या है? रेशियो एनालिसिस। चैप्टर नंबर 5 क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, ध्यान से समझना, सुनो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, हम किसी सिंगल आइटम को करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। जैसे मेरी डेटर है, मैं करंट ईयर के डेटर को प्रीवियस ईयर के डेटर से कंपेयर कर दूंगा, हाँ है ना, दैट इज नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, हाँ है ना। आप सबने किया है ना, डेटर को डेटर से, सेल्स को सेल से, सिंगल सिंगल आइटम को उसके प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं, दैट इज नोन एज पढ़ते हैं। कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कंपैरेटिव स्टडी, हम कंपैरेटिव कंपैरिजन करके स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम, सिंगल सिंगल आइटम को कंपेयर करते हैं ना, और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल आइटम या फिर कंपोनेंट बोल सकते हो आप इसको, काटना है काट दो, कंपोनेंट करना है कर लो। सिंगल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 और मोर ईयर, 2 या 2 साल से ज्यादा, समझ आ गई। इन तीनों लाइन को अंडरलाइन कर लो। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, सेकंड पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा एकदम। राजी अपनी चेयर लेके मेरे पास आ जाओ। सेकंड पैराग्राफ रीड करो बच्चे। इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ 2 और, ये पूरा जो आपने प्रैक्टिकल किया है ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पढ़ो ध्यान से। कैसे? वो कहता है 2 सालों का बैलेंस शीट लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो। हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ भी अंडरलाइन करना है, बिल्कुल कर लिया जी। सॉरी, आपका यहां से शुरू हो चैप्टर, देखो टाइप से ना, कोई बात नहीं, पढ़ लिया बेटा जी, ले लो, ये तो रहने बाद में ले लेना। सुनो बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का एक और नाम है, क्या? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा एक बात बताओ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक तो क्या नाम है इसका? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सेकंड है इंट्रा फर्म एनालिसिस। क्या है बच्चे? इंट्रा फर्म एनालिसिस। नेक्स्ट पैराग्राफ की 2 लाइनें, दिस टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड किस लिए यूज होती है बच्चे? इंट्रा फर्म। अगर बच्चे देखो, एक होता है इंटर फर्म, एक होता है इंट्रा फर्म। क्या फर्क है इंटर फर्म और इंट्रा में? बच्चे हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते हो, आपको लगता है इंटर मतलब विद इन, बच्चे इंटर होता है आउटसाइड, इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन। इंट्रा का मतलब क्या है?
बच्चे एक बात सुनो, मैं रिलायंस को कंपेयर कर रहा हूं टाटा से, ये इंटर फर्म कंपैरिजन है या इंट्रा? इंटर मतलब अलग अलग, बाहर। रिलायंस को बाहर से कंपेयर कर रहा हूं, दैट इज इंटर फर्म। अगर मैं रिलायंस को ही, रिलायंस के इस साल को रिलायंस के पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूं, ये इंट्रा। रिलायंस को अपने आप से ही कंपेयर कर रहा हूं, है ना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गई बच्चे? है ना, खत्म। अब बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर आर प्लेस साइड बाय साइड। क्या इसमें क्या होता है, 2018 का डाटा 2019 का, दोनों का साथ लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, फिर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। टेकिंग अ कॉमन बेस, हमें कॉमन बेस लेते हैं ना। बैलेंस शीट में बेस क्या होता है नालायको? बैलेंस शीट में क्या बेस होता है कॉमन साइज में? पता नहीं क्या आपको, बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? बैलेंस शीट का बेस क्या होता है? टोटल। और प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ लो, यही लिखा है इसने, पूरा अंडरलाइन कर लो। समझ आ गए जी? बच्चे देखो, कंपैरेटिव में इधर देखो, आप साथ साथ कंपेयर करते थे ना, ऐसे कंपेयर करते थे ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल। इसमें आप ऐसे कंपेयर करते हो, ये कौन सी है? वर्टिकल। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन अंडरलाइन करनी है, दिस टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया बेटा। मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ भी अभी तक? खुद पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, आगे पढ़ के देख लो। जितना मैंने पढ़ाया छोड़ दो, आगे पढ़ के देख लो, आपको अकल आ जाएगी। समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चे, ये ना, ये बात जो अगली बात है ना, आपको कम समझ आने वाली है। सर क्यों, हम बेवकूफ हैं? नहीं बेटा, आप सब इंटेलिजेंट हो, पर अभी आपने चैप्टर, आपको नहीं पता रेशो क्या होती है। किस किस बच्चे के स्कूल में रेशो हो गया है? आपके हो गया रेशो? रेशो हो गया, चल रहा है। बच्चे रेशो में क्या होता है, दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, वो बोलते हैं करंट रेशो निकालो। क्या निकालो? तो करंट रेशो निकलती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, अर्थमेटिकल वे से हम इसको एनालाइज करते हैं। क्या कहते हैं? रेशो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको हम रेशो किसकी निकालते हैं? जो एक दूसरे से रिलेट करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट जैसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी एक दूसरे रिलेट करते हैं बच्चे, तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको चेक करते हैं। समझ आ गई बच्चे? पहली लाइन, रेशो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, किसको हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो बच्चे इस एनालिसिस को क्या कहते हैं? रेशो। सेकंड पढ़ लो, पढ़ ली बच्चे? पढ़ ली? उसके बाद लास्ट लाइन पे आ जाओ। चार तरह की रेशो निकालते हैं हम, एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक होती है सोल्वेंसी रेशो, एक होती है लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी रेशो। पढ़ लो बच्चे, इसको अंडरलाइन कर लो। ये आपको अच्छे, लास्ट लाइन, इट हेल्प्स इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी सोल्वेंसी। बच्चे जब रेशो पढ़ोगे ना, आपको लाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ आ गया आपको? पक्का? अच्छा बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम से पता चल रहा है इस स्टेटमेंट में क्या होगा? कैश का फ्लो, कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। कितना कैश कंपनी में आया, जो कैश कंपनी में आया वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है? जो कैश जाएगा वो क्या है? तो कहता कितना कैश आया कितना कैश गया, उस फ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है, दैट इज नोन एज कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश। ये तो कैश का फ्लो शो करती है और साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कैश का कितना फ्लो है और कैश के साथ जो इक्विवेलेंट है उसका कितना फ्लो है। ठीक है बच्चे?
कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने पार्ट? 3। कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। चैप्टर करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ लो। कहता है कैश फ्लो क्लासिफाई अंडर 3 हेड्स। पहला क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा, तीसरा फाइनेंसिंग। अंडरलाइन कर लो बच्चे। ये क्या शो करता है? इट शो द सोर्स फ्रॉम विच कैश इज रिसीव्ड। ये शो करता है कैश कहां से आया और कहां पे यूटिलाइज हुआ, कहां पे खर्च हुआ। यूटिलाइज मतलब यूज हुआ। बस बच्चे यहां तक करना है। और साथ ही साथ ये एक पीरियड की कैश पोजीशन को बताता है, कितना कैश चेंज हो कितना। पहली 4 लाइंस अंडरलाइन करनी है आपने। पहली 4 लाइंस मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, सॉरी, 1 2 3, पहली 4 लाइंस को अंडरलाइन कर लो और पढ़ लो। कुछ ना समझ आए तो पूछ लो। दिखाना बेटा है, जल्दी से करो। चलो बढ़िया ही है, बाकी सब है आपकी बुक में। ठीक है बेटा, हो गया बेटा, पढ़ लिया। तो बच्चे चारों टेक्निक समझ आ गई आपको। ओके। अब बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हाँ जी, अब वो कहता है क्या बोल रहा था? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइप्स कितनी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसको अंडरलाइन कर लो। पहले क्या बोलता है बच्चे? 4 है इसकी टाइप्स भी। कौन कौन सी? एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो जी, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होती है? देखो बच्चे, जो एनालिसिस बाहर के लोग करते हैं ना, बच्चे एक इन्वेस्टर है, क्या इन्वेस्टर के पास कोई रिकॉर्ड है कंपनी का? कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड है? जो कंपनी पब्लिश करेगी, जो कंपनी अपना रिकॉर्ड न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी। मान लो आप हो, आप रिलायंस के आउटसाइडर हो, इनसाइडर हो। क्या आपके पास रिलायंस की बैलेंस शीट है? क्या आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? खोलना। आराम से आराम से आराम से। राजे, आपने कर दिया एडमिशन? बैठ जाओ। क्यों? बुक्स लेके आए हो? शुरू हो जाओ। जैसे पहले कर रहे थे ना, मैं तमीज से करना है बिल्कुल। आज आपको जान के खुशी होगी कि आपको अकाउंट्स के लिए बुलाया है। कोशिश करो, मतलब ही समझ आ जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाओ स्पीड से, फटाफट। हाँ जी बेटा, लो जी। ओके बच्चे देखो, वो कहता है एक्सटर्नल। हाँ, हम बात कर रहे थे रिलायंस की। अब अगर मैं रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहता हूं, तो बच्चे क्या मैं खुद कर सकता हूं या मैं डिपेंडेंट हूं कि जो डॉक्यूमेंट रिलायंस पब्लिश करेगी मैं उसको एनालाइज करूंगा? तो एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होती है? जो बाहर के लोग करते हैं, वो डिपेंड होते हैं कंपनी के ऊपर। जो जो रिकॉर्ड कंपनी देगी उसको हम एनालाइज करेंगे। पढ़ लो जी। कहता है एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड्स। कहता है जिनके पास डिटेल रिकॉर्ड नहीं होता वही क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस। हाँ ना, ये डिपेंड होते हैं कि कंपनी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करे। कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है पता है आपको? कंपनी करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, और डायरेक्टर की कंपनी के बारे में क्या रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करना होता है। और कंपनी के अकाउंट चेक कौन करता है? सीए, उसको बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? कौन होता है ऑडिटर? जो कंपनी के अकाउंट्स चेक करता है। तो ऑडिटर्स क्या करता है? अपना पूरा चेकिंग के बाद एक रिपोर्ट बनाता है, उसको बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट, कि ऑडिटर के कंपनी के बारे में क्या न्यूज है। समझ आ गई ना? 4 तरह के डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं। कौन कौन से? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर की रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट। इसको जब आप एनालाइज करते हो, बाहर के लोग जब इसको एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज
कौन करता है इसको? इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसीज। पढ़ लिया बेटा जी, समझ आ गया? इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? कंपनी के इंटरनल लोग, जैसे मैनेजमेंट है। एक मैनेजमेंट जानना चाहती है उसे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, तो वो क्या करती है? अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है। दैट इज नोन एज इंटरनल एनालिसिस। पढ़ लो बेटा फटाफट। पूरा एक्सटर्नल पूरा अंडरलाइन होगा बेटा। अच्छा, जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के पास डिटेल रिकॉर्ड होता है नहीं होता? मैनेजमेंट के पास कंपनी का डिटेल रिकॉर्ड होता है और आउटसाइडर के पास लिमिटेड होता है। तो ज्यादा लंबी इन्वेस्टिगेशन कहां चलेगी? मैनेजमेंट या आउटसाइडर? बच्चे, मैनेजमेंट के पास 10 पेपर, आउटसाइडर के पास 4 पेपर। ज्यादा लंबी टाइम किसको लगेगा चेक करने में? इंटरनल को। बेटा एक्सटर्नल को 4 पेपर चेक करने हैं, मैनेजमेंट को 4 वो भी चेक करने हैं और एक्सटर्नल को वो भी चेक करने हैं। तो जो इंटरनल एनालिसिस होती है ना, लंबी होती है। पढ़ लो। पढ़ लिया जी? पढ़ लिया बच्चों? बच्चे नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या होती है? वही कंपैरेटिव, क्या था ना, कंपैरेटिव दूसरा नाम था हॉरिजॉन्टल। इसका एक और नाम है, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। क्यों? देखो बच्चे, 2014 को 2015 से कंपेयर कर रहे हो, टाइमली कंपेयर कर रहे हो ना, इसलिए इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है। इसमें हम कंपनी के विद इन रिकॉर्ड चेक करते हैं। पहली 2.5 लाइनों को ड्रॉ कर लो, फर्स्ट 2.5 लाइन्स। एक मिनट, आपने करना है इसको बेस ईयर तक। हाँ जी, हाँ पीछे करो। हाँ ये वाला, हाँ जी। इसका एक और नाम लिख लो, डायनेमिक एनालिसिस का ना, इसका एक और नाम लिख लो, टाइम सीरीज एनालिसिस। पढ़ ली सबने? नेक्स्ट क्या है बच्चे? वर्टिकल। इसमें क्या होगा? अलग अलग ईयर होगा, सेम ईयर होगा? बोलो बच्चों, सेम ईयर होगा। हाँ है ना? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्या बोला जाता है? इसमें क्या होती है? आपकी कॉमन साइज हो सकती है, रेशियो एनालिसिस हो सकती है। 2.5 लाइन 2.5 लाइन अंडरलाइन कर लो बच्चे, वर्टिकल की भी। समझ आ रहा है? नहीं, पढ़ लिया जी? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल का एक और नाम क्या है? टाइम सीरीज। इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल। हॉरिजॉन्टल में आप एब्सोल्यूट चेंज भी निकालते हो और परसेंटेज भी निकालते हो, वर्टिकल में सिर्फ परसेंटेज निकलती है। याद है ना? मैंने पहले तो आपको 4th पॉइंट पढ़ाया, फिर पढ़ाया 3rd पॉइंट। पहले 4th अंडरलाइन करो, टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शनल, फिर पढ़ो 3rd पॉइंट। आप पहला पॉइंट पढ़ो बच्चे, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? इट रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर। इसमें आपको 2 या 2 सालों से ज्यादा की रिक्वायर है ना बेनिफिट, तभी तो कंपेयर करोगे। इसमें क्या है? सिंगल ईयर की चाहिए। पहला डिफरेंस क्लियर है? फिर क्या लिखा है? सेम पॉइंट को दूसरे तरीके से लिख दिया। वो कहता है डिफरेंट पीरियड, उसमें लिखा है सेम पीरियड। ठीक है जी। तीसरा क्या है?
इसमें निकलता है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज, उसमें सिर्फ परसेंटेज। चौथा क्या है, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल। बस 4 ही पॉइंट करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका, वो कहता है इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है। देखो जी, जब हम एक कंपनी के अंदर का ही डाटा कंपेयर करते हैं उसको बोला जाता है इंट्रा, लिख लो, विद इन कंपनी। इंट्रा मतलब विद इन कंपनी, इंटर मतलब आउटसाइड कंपनी। A comparison of financial statement of an enterprises over a period of time is known as intra comparison. It is also called time series analysis. ठीक है जी। इंटर क्या होगा, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपनी को आपस में कंपेयर करेंगे। हर्षित जी हाथ नहीं चल रहे आपके। शोले मूवी देखी है? शोले मूवी देखी? शोले, जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक क्या होगा, धर्मेंद्र वो जिंदा रहेगा। तो ऐसे जब तक आपके हाथ चलेंगे बच्चे रहोगे। हाँ हाँ हाँ, हाथ रुक गया ना, मैंने टांग देना ऊपर। समझ आ गया बेटा? हाँ कर सकते हो, सिंपल है बेटा ये। अगला है इंटर फर्म कंपैरिजन। बच्चे एक तो इसका दूसरा नाम है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। इसमें करते हैं हम दूसरी कंपनी से अपने आप को कंपेयर करते हैं। क्यों? हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो हमसे बेटर है या हमसे कम है। पढ़ लो बच्चे इसको, फटाफट अंडरलाइन कर लो सारा। पढ़ लिया जी? नेक्स्ट टॉपिक अभी नहीं पढ़ना, प्रोसेस, उसे नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे। इसके ऊपर लिख दो पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखे ना, इसके ऊपर लिख दो सेकंड लास्ट। क्या लिख दो? सेकंड लास्ट। जब आप रिवाइज भी करोगे ना तो आपने इसको पहले रिवाइज नहीं करना, पहले जहां तक कराया वो करना है, उसके बाद आपने पढ़ना है पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। ये पढ़ना बेटा, ये नहीं है सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कर दो प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रोसेस। हाँ जी, प्रोसेस को कर दो सेकंड लास्ट। पेज नंबर 2.4 निकाल दिया, है ना। इसके नीचे टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको लिख दो लास्ट, मतलब इसको लास्ट में पढ़ना है। लिख दिया लास्ट, चाहे सेकंड लास्ट लिख दो चाहे लास्ट लिख दो, लिख दिया। जब आप रिवाइज भी करोगे ना तो इसको पहले मत पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्पस, ऑब्जेक्टिव या फिर सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस। बच्चे तीनों का मतलब सेम है, अब ये पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंस नहीं लिख सकते किसको, किसको? और नहीं भैया पढ़ रहे हैं, सिर्फ लास्ट में प्रोसेस को पढ़ना है। नॉर्मल चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब प्रोसेस आएगी ना उसको मत उठाना, पहले क्या पढ़ोगे? पर्पस। तो कहते हैं हम करते क्यों है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। देखो बच्चे, एक कंपनी जानना चाहती है उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसने अर्न किया। कैसे पता चलेगा हमने कितना कमाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब बेटा खुशी, थोड़ा आगे कर लो अपनी चेयर। हाँ जी, जब तक बेटा मैं फाइनेंशियल जब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं देखूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। तो कंपनी अपना प्रॉफिट जानने के लिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है। पढ़ दो बेटा। कंपनी देखती है इस साल मैंने कितना कमाया, पिछले साल मैंने कितना कमाया, और अंदाजा लगाती है मैं फ्यूचर में कितना कमा सकती हूं।
इन्वेस्टर जानना चाहते हैं, सारा अंडरलाइन कर लो बेटा, ये सारा पढ़ सकते हो आप। हाँ ये बेटा ये वाला ही है, हाँ सारे पढ़ लो था ना। बस यहाँ तक समझ आ गया ना बच्चों, कि देखना चाहते हैं कि पिछले ईयर के कंपैरेटिव हमने क्या किया क्या नहीं किया। नेक्स्ट क्या है बच्चे, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है बेटा, आप सबके कंधे गिर गए, डाउन हो गए आप लोग, सर बोर हो रहे हैं। बस बच्चे एक ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, फिर आपके अगले दोनों टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। पहला समझ आया। देखो बच्चे एक मैनेजमेंट है, अब की बार उसके अदर एक्सपेंस हुए 5 लाख, लास्ट ईयर हुए थे 3 लाख। पहले अदर एक्सपेंस थे 3 लाख, अब कितने हो गए। अब बताओ मैनेजमेंट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। जो खर्चे 3 में हो सकते थे लास्ट ईयर, अब की बार हमने 5 कर दिए, और अगर पहले 5 थे अब 3 हुए तो कहता है कि मैनेजमेंट अपनी एफिशिएंसी चेक करना चाहती है। वो इस साल को पिछले साल से कंपेयर करती है कि कहां कहां मैंने अच्छे से काम किया, कौन कौन से एरिया हैं, कहां पे गलत काम हुआ हमसे, कहां फालतू खर्चा हुआ, ताकि फ्यूचर में हम इसको कंट्रोल कर सके। एक जो मिडिल फैमिली होती है बेटा, उनको अक्सर एक हैबिट होती है, वो अपने हर मंथ के खर्चे नोट करते हैं देखने के लिए ईयर एंड मंथ एंड पे कि कौन कौन से खर्चे फालतू हो गए। देखा किसने ऐसा करते हो आप, मम्मा करते हैं, वेरी गुड। कोई और, आपकी कॉमन मैम है ना, इनको बड़ी आदत है नोट करने की। हमारी ये चेयर कब आई थी, इन्वर्टर कब आया था, सब रिकॉर्ड है इनके पास एक एक चीज का। आपने दृश्य मूवी देखी है, याद आ गया। तो ऐसे ही मैनेजमेंट ने सारे खर्चे रिकॉर्ड किए हुए अपने, तो अपनी एफिशिएंसी चेक करने के लिए मैनेजमेंट इसको एनालाइज करती है। पढ़ लो बच्चे, असेसिंग द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। पहली बस 3 लाइन अंडरलाइन कर लेना आप लोग, पढ़ो बच्चे। मैंने चांटे लगा देने हैं। Analysis of financial statement helps to measure potential of business. ये एफिशिएंसी। बस ठीक है ना। मैनेजमेंट देखती है कि मैंने जो पॉलिसी चूज की हुई है उससे मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब कुछ चेक करती है। बच्चे ये सारे आपके जो सैलरी है, फीस है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं आपके, एक तरह से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द एंड। सोल्वेंट क्या होता है, इनसॉल्वेंट क्या होता है, कंगाल। तो सोल्वेंट कौन होगा, पैसे है। तो कंपनी जानना चाहती है कि मैं सोल्वेंट हूं या नहीं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब कि जो मैंने लोगों को पैसे देने हैं शॉर्ट टर्म में, क्या मैं वो पैसे दे सकती हूँ, और जो लॉन्ग टर्म में लोन वापस करने हैं, क्या मेरे पास पैसे हैं। उस पैसों को चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। पढ़ लो बच्चे। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, सुनो एक और बड़ी बात बच्चे, मैं हूं, सुनो बच्चे, मैंने कंपनी को सामान देना उधार पे, मैं क्रेडिटर हूं। मैं कब सामान दूंगा, अगर कंपनी की हालत वापस करने की है तभी तो उधार दूंगा। अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो क्या कंपनी को मैं उधार दूंगा। तो बच्चे क्रेडिटर चेक करते हैं कि क्या कंपनी सॉल्वेंट है या, अगर तो सॉल्वेंट है शॉर्ट टर्म में तो क्रेडिटर अपना सामान दे देगा शॉर्ट टर्म के लिए, अगर इंसॉल्वेंट तो सामान नहीं देगा। ऐसे ही एक बैंक ने लोन देना है कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, वो चेक करेगा क्या लॉन्ग टर्म में वो वापस कर पाएगी, अगर कर पाएगी तो दे देगा, नहीं था ना। तो जो क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन देना है, बेसिकली वो चेक करते हैं कंपनी की सोल्वेंसी पावर, कंपनी को लोन दे या ना दे। पढ़ लो। हाँ जी,
सर जरूरी नहीं कि हमेशा एक्यूरेट ही हो, गलत भी हो सकता है। वेरी गुड। आप बात कर रहे हो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, ये एक लिमिटेशन है उसकी, आगे पढ़ाऊंगा तब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। अच्छा जी, पढ़ लिया? ये सर क्या बोला? बच्चे फोर्थ लाइन के मिड तक, लॉन्ग टर्म तक पढ़ लो। ये सारा पढ़ बना के लिखना है वैसे तो थोड़ा बहुत आपने ये। यहाँ करना पढ़ लिया जी। उसके बाद हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहते हैं ना, उसके लिए भी उसकी और अपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना पड़ता है। वो कहते हैं इंटर फर्म को कंपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। पढ़ लो बच्चे। इसका मतलब है वाई, हम क्यों करते हैं एनालिसिस। ये कारण है अपना प्रॉफिट चेक करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, सोल्वेंसी चेक करने के लिए, अपना दूसरे कंपनी से हम कहां स्टैंड करते हैं वो चेक करने के लिए, है ना। पढ़ लो। पढ़ लिया? पढ़ लिया बेटा? क्या? हाँ जी सारा, हाँ बस ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। देखो बच्चे, व्हाट इज बजट? फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर को असेस करना। फोरकास्ट का मतलब क्या है? फ्यूचर को ग्लांस करना, देखना, फ्यूचर के ऊपर नजर डालना। बर्ड आई व्यू भी कहते हैं इसको। बच्चे फ्यूचर में मैं देखना चाहता हूं मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस, हाँ देखो बच्चे, जैसे सेल है, अब मुझे अंदाजा लगाना है कि फ्यूचर में मेरी कितनी सेल होगी। सेल के अकॉर्डिंग तो परचेज करूंगा, सेल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूंगा। तो बच्चे फ्यूचर में सेल कितनी होगी ये पास्ट ट्रेंड को देख के पता चलता है कि हर साल सेल 10% इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में भी इंक्रीज होगी। तो फ्यूचर को देखने के लिए, फ्यूचर को अंदाजा लगाने के लिए पास्ट मटेरियल होगा, तभी तो असेस कर पाऊंगा, हाँ है ना। तो इसलिए फ्यूचर का बजट बनाने के लिए हम पास्ट डिटेल को स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पढ़ लो बस बेटा, इतना सफिशिएंट है आपके भी। एक और पढ़ लेंगे। अब देखो बच्चे, इंटरनल वाले लोग भी देखते हैं, एक्सटर्नल कौन सा, ये वाला पॉइंट इंटरनल। बच्चे नेक्स्ट है, नहीं एक्सटर्नल भी देख सकते हैं। मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे देखना है फ्यूचर में कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, तभी तो इन्वेस्ट करूंगा आज। कहते हैं लास्ट पॉइंट क्या है? एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। बच्चे देखो, कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बड़ी टेक्निकल बनी होती है, हाँ ना, जो हर किसी को समझ नहीं आती। तो हम कंपैरिजन करके ना उसको इजी वे में प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि आप कंपेयर करना इजी वे से कंपेयर कर देंगे ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। पढ़ लो। पढ़ लिया जी? समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको भी लिख दो लास्ट। एक तो एक और टॉपिक है लास्ट वाला, एक ये टॉपिक है लास्ट वाला, यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ना सर्च नहीं, समझ आ गई ना बच्चे? ऑब्जेक्टिव बस ये लिख दो ऑब्जेक्टिव में ना, ये सेम ही है ये।
देखो ये ना कंपेयर इंट्रा फर्म, एंटरप्राइज, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, बजट बनाने के लिए, सोल्वेंसी चेक करने के लिए, एफिशिएंसी चेक करने के लिए मैनेजमेंट की, वही तो है, सेम ही है। देखो यहाँ सेम ही है, देखो ऑब्जेक्टिव और पर्पस सेम है ना, ऑब्जेक्टिव पर्पस सेम है ये। हाँ जी बच्चे सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, ये आपने क्लास +1 में भी किया है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वो फादर आ गए होंगे बेटा, बच्चे बोल के आ जाओ, 10 मिनट लगेंगे प्लीज। अच्छा ओके बेटा, पापा को बोल के आना है, पक्का कि मेरे को चाहने पड़ो आप लोग, ठीक है। तो कहते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन, देखो बच्चे रश करके खत्म करने का मजा नहीं है ना, आराम से पढ़ेंगे। कहते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपने +1 में पढ़ा ये कि फाइनल अकाउंट को कौन कौन एनालाइज करते हैं। देखो बच्चे, 2 तरह की पार्टीज होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल कौन कौन? कंपनी की मैनेजमेंट क्यों चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ? एफिशिएंसी देखने के लिए, फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए मैनेजमेंट करती है। कंपनी का ओनर भी कौन है? मालिक है ना, इंटरनल है ना, वो प्रॉफिट देखने के लिए ओनर भी स्टडी करता है। और तीसरा एम्प्लॉय जानना चाहता है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो वो बोनस की डिमांड करता है, इसलिए एम्प्लॉय भी चेक करता है। 3 ये हो गए। एक्सटर्नल कौन कौन है? पहला इन्वेस्टर, जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, वो देखना चाहता है कि भैया इन्वेस्ट तो कर दिया, अब ये कंपनी अगर तो प्रॉफिट में रही तो इन्वेस्ट करके रखूंगा, अगर इसको लॉस होना शुरू हुआ ना तो मैं पैसा अपना निकाल लूंगा। बात समझ आ रही है ना? इन्वेस्टर क्यों देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? ताकि उसे पता चले ना कि कंपनी में इन्वेस्ट करके रखूं या निकाल दूं। एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्या फर्क है दोनों में? इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट कर चुका है, पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, अभी इन्वेस्टर नहीं है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो बच्चे, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो पहले मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करूंगा, तभी तो चेक करूंगा ना। नेक्स्ट क्या है बच्चे? क्रेडिटर या फिर सप्लायर। अगर मुझे कंपनी को कोई गुड्स देनी है उधार, तो पहले मैं कंपनी चेक करूंगा कि भैया उधार दे रहा हूं, कहीं पैसा मेरा मर ना जाए, पैसा ब्लॉक ना हो जाए। पहले देखूंगा, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो उधार दूंगा, अदरवाइज उधार नहीं दूंगा। दैट इज नोन एज क्रेडिटर। एक होता है बैंकर्स एंड लेंडर्स। जो बैंक कंपनी को लोन दे रहा है वो फ्री में लोन, बदले में चेक तो करेगा भैया कंपनी की पोजीशन कैसी है। पता चले बैंक ने लोन दे दिया और कंपनी डूब गई, सारा पैसा खत्म बैंक का। तो इसीलिए बैंकर भी चेक करके देता है बेटा, पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है फिर ही लोन देता है। ऐसे हैं रिसर्चर्स। आप सब जानते हो जो लोग PhD करते हैं अकाउंट्स में, उनको अकाउंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है। अब रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए? कंपनी के अकाउंट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो रिसर्चर भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज। बच्चे, गवर्नमेंट को कंपनी से क्या चाहिए? टैक्स किसके ऊपर लगता है? प्रॉफिट। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में? तो गवर्नमेंट पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगी, अगर प्रॉफिट में है तो टैक्स मांगेगी। सर कितना होता है वैसे? कितनी मतलब एक लोन कितने में होता है? कंपनी के लिए 30%, चाहे आपकी 1 रुपया इनकम है। सर वैसे कोई एक रेट होता है कि इतने? इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक कोई इनकम, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक की एक और छूट है, वो सेक्शन 87A के अंदर मिलती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से 10 लाख तक, तो लगेगा 20% टैक्स। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो लगेगा 30% टैक्स। उसके बाद सरचार्जेस अलग हैं। जो फ्यूचर में आएगा उसमें क्या है? फ्यूचर में सरकार ने 2 स्कीम दे दी, एक ओल्ड स्कीम, एक न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम के अंदर है 0 से 2.5 तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 10 तक 20%, 20 से ज्यादा 30%। ठीक। और अगर आप न्यू स्कीम लेते हो तो उसमें कुछ एक तो रेट्स का फर्क है, सेकंड आपको सेक्शन चैप्टर 6A के क्या बोलते हैं अजम्पशंस नहीं मिलती। ये कुछ रेट्स हैं टैक्स के।
आप रिटर्न भरोगे तो आपको पता चलेगा। अभी लोगे ना इनकम टैक्स करोगे आप तो पता चलेगा आपको। बिल्स वगैरह दिखाने के लिए कुछ होता है? क्या, कौन से बिल्स? हाँ, बिल दिखाने से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। एक कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, बंदा भी अगर अपने बिल्स वगैरह नहीं इंडिविजुअल सैलरी वाला बंदा, हाँ सैलरी वाला बंदा, ना बिजनेसमैन। हाँ बिजनेसमैन के लिए है, बिल्कुल सिंपल बंदा थोड़ी बिजनेसमैन हुआ ना फिर वो। हाँ तो वही तो सर दिन क्या था वो कहता था मैं मतलब 1 मिनट अभी करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमर। देखो बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं, आप सब जानते हो हमारे इंडिया में शेवरले बंद हो चुकी है। मैं बोलता हूं मेरे को शेवरले की कार बेचने लोगे आप लोग? क्यों? लेंगे सस्ते में। हाँ मतलब कहने का मतलब चेक करो ना, कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। सर क्योंकि सर उसकी कंपनी नहीं है तो उसका सामान कहीं से मिलेगा। कहने का मतलब है कस्टमर जिस कंपनी में पैसे लगाने हैं ना, वो देखते हैं भैया कि कंपनी कैसी है, हाँ या ना, समझ आ गई? तो कस्टमर। लास्ट टॉपिक क्या है? लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हर चीज के फायदे हैं तो अब क्या 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 नुकसान है बच्चे, ये देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या क्या कमियां हैं। बेसिकली कमियां बता रहा है। पहला कहता है हिस्टोरिकल एनालिसिस। बच्चे जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता हूं तो मैं पास्ट को एनालाइज करता हूं या फ्यूचर को? और हर इंसान अपना पास्ट जानना चाहता है, फ्यूचर जानना चाहता है। वो कहता है हम जानना तो फ्यूचर चाहते हैं, और एनालिसिस को करते हैं हिस्ट्री को। जो हो गया वो कहता है उसको एनालाइज करके क्या फायदा, वो तो हो गया ना। वो कहते कमी है। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्यूचर की भी कर सकते तो अच्छा था, तो कमी बना दी उन्होंने एक। पहली कमी क्या है कि ये सिर्फ हिस्ट्री को एनालिसिस करता है, फ्यूचर को एनालाइज नहीं करता। फ्यूचर को गेस करता है, एनालाइज नहीं करता। पढ़ लो बच्चे पहला पॉइंट। आज मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे उससे क्या मतलब है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो या पास्ट में प्रॉफिट हो। मैं तो फ्यूचर जाना चाहता हूं ना, और एनालिसिस क्या करनी पड़ रही है मुझे, पास्ट। तो ये कमी है इसकी। पढ़ लो बेटा, समझ आई? सर ये कमी पूरी कैसे करेगी? हो ही नहीं सकती। दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट लिमिटेशन, जो पैदा होती है इसके अंदर। बच्चों बस 5 मिनट और। नेक्स्ट क्या है, इसको लास्ट पढ़ते, पहले पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। क्या है बच्चे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर। देखो बच्चे, आप सब जानते हो अकाउंट्स में हम क्वालिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने प्रिंसिपल पढ़ा था, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जिस चीज को मनी के टर्म में मेजर करते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं ना। अब एक मैनेजर कंपनी के लिए बहुत ऑनेस्ट है, तो बच्चे क्या उसकी ऑनेस्टी रिकॉर्ड हो सकती है अकाउंट्स में? तो बच्चे ये भी कमी है एक, है ना। हम क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके। पढ़ लो। कौन सा क्वालिटी? पढ़ लिया जी? बच्चे क्वेश्चन पूछूं आपसे। आपको ना एक जगह रंगोली बनानी है, किसी वॉल पर या किसी फर्श पर रंगोली बनानी है, पर रंगोली आपको बिल्कुल सीधा बनानी है। बना दोगे? जिसको आते बना देगा वो इंसान। मैं कह रहा हूं फर्श ही टेढ़ा है, क्या टेढ़े फर्श के ऊपर कभी सीधी रंगोली बन सकती है? नहीं बन सकती ना। वो कहता है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो, हाँ ना। कहता भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ कमियां हैं। आप जिस चीज को एनालाइज कर रहे हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो, उसके अंदर ही कुछ कमियां हैं। तो क्या कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस सही हो सकती है? कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। रीजन बीइंग, वो कहता है हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं ना, उसके अंदर खुद ही लिमिटेशंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही कमियों से डील करता है, तो उसको हम बेटर एनालाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। ये है सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, वो खुद ही लिमिटेशन से, कमियों से बहुत ज्यादा सफर करता है, इसलिए उसकी एनालिसिस भी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। डाउट? हाँ जी, पूरा पढ़ो बेटा जी, पढ़ तो लो, जितना अच्छा लगे वो अंडरलाइन कर लो।
पढ़ लिया जी। देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस। बच्चे बायस होता है पक्षपात करना, बायसनेस। देखो बच्चे, आपको पता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? कौन कौन से? SLM और WDV। अब बच्चे जो अकाउंटेंट है उसकी मर्जी है, उसके अकाउंट्स जिससे बेटर प्रेजेंटेशन देंगे ना वही रिकॉर्ड करेगा ना। वो कहीं पर ना बायस हो जाती है। इन्वेंट्री को वैल्यू करने के दो तरीके हैं, दो से भी ज्यादा है, फीफो, लीफो, एवरेज। तो क्या होता है अकाउंट्स में ना बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, तो लोग अपने बायसनेस की वजह से ना जो अपने को सूट करता है वो मेथड ऑप्ट कर लेते हैं। ये भी कमी है एक। हाँ है ना? समझ आ रही है बेटा? पढ़ दो फटाफट। जो इंपॉर्टेंट लगता है वो अपने आप अटेंड कर लो। मिला नहीं? पढ़ लो, क्योंकि अकाउंट्स में ना बड़ी सारी जजमेंट यूज होती है। जैसे मेथड कौन सा चूज करना है, जजमेंट ये एक, ये वाला या ये वाला है ना। तो जहां जजमेंट है, जहां इंसान है, वहां धोखा, बायसनेस होनी पॉसिबल है ना। बच्चे देखो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू दो कंपनियों को आपस में एनालाइज करते हैं ना। हाँ है ना? बच्चे मुझे बताओ, मैं दो फर्म को कंपेयर कर रहा हूं। एक कंपनी डेप्रीसिएशन लगाती है WDV से, एक कंपनी डेप्रीसिएशन लगाती है SLM से। दोनों अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं। क्या उनको कंपेयर करके फायदा है? जिनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ही अलग अलग हैं उनको आपस में कंपेयर करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। या तो दोनों SLM यूज करें फिर कंपेयर करो, या दोनों WDV। तो कहते हैं आजकल होता क्या है, हर लोगों की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में बहुत वेरिएशन है, अलग अलग है, जिसकी वजह से अच्छे से कंपेयर नहीं हो पाता। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पढ़ लो। डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। हाँ, दो आपस की अलग अलग कंपनी मत कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है? पढ़ लिया? इधर देखो ना लाइको, पढ़ लिया आप सबने? नेक्स्ट पॉइंट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को मैन्युपुलेट करना, अपने अकाउंट्स में चेंजेस कर देना। कैसे? एक कंपनी है, उसका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको इनकम हुई 10 लाख की, उसके खर्चे हो गए 12 लाख के, तो प्रॉफिट में कंपनी लॉस में है। इधर आ जाएगा 2 लाख का नेट लॉस। है ना? है ना? अब क्या कभी इस कंपनी को बैंक से लोन मिलेगा? नहीं। अब उस बंदे को बैंक से लोन चाहिए, उसने पता ही करा 12 की जगह 2 कर दिया। क्या कर दिया? मैन्युपुलेट कर दिया। अब क्या आ गया? नेट प्रॉफिट 8 लाख का। एक्चुअल में कंपनी लॉस में है, उसने क्या शो कर दिया? अब उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो लोन मिल जाएगा। तो कई बार अकाउंट्स को मैन्युपुलेट किया जाता है, दैट इज नोन एज घपला, विंडो ड्रेसिंग, मैन्युपुलेशन, है ना? पढ़ लो इसको। कोई कंपनी नहीं करती ना शो, प्रॉपर तो कोई नहीं करती। प्रॉपर तो कर भी नहीं सकती, चाह के भी नहीं कर सकते। पढ़ लिया बच्चे? नेक्स्ट बच्चे, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओ और आप बोलो कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने आपका चेकअप किया और डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ आपको ये बीमारी है। आपने बोला इलाज कर दो, डॉक्टर का इलाज करना नहीं आता, बीमारी ढूंढनी आती है, इलाज करना है। तो फायदा उस डॉक्टर का, नुकसान है? फायदा तो कोई नहीं है ना उसका। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ना, ये सिर्फ बीमारी ढूंढता है, ये आइडेंटिफाई सिम्टम आपको बता तो देगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, पर उसको सॉल्यूशन क्या है, उसे ठीक कैसे करें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में नहीं होता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस
सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकती है, उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकती। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई सिम्टम। लिख लिया? सर वो दोनों कर लेते हैं। कौन से? आपके कॉल आ गया।